बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में राष्ट्रवाद के टॉपिक के अंतर्गत भारत में जो ब्रिटिश शासन रहा है इसको लेकर उपस्थित हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के उद्देश्य से आती है। जब उसका गठन होता है तो भारत में मुगल वंशीय सम्राट अकबर थे और जब उनके प्रतिनिधि भारत में पहुंचते हैं तो जहांगीर का शासन शुरू हुआ। फिर उसके बाद भारत में व्यापार शुरू करने के साथ साथ भारत की सामाजिक जो शैली थी, जीवन शैली थी, भारत के राजनीति थे, उसमें धीरे धीरे उनकी दिलचस्पी बढ़ते गई और व्यापार से कुछ आगे बढ़ते चले गए। कई बार संघर्ष हुए लेकिन 1757 ईस्वी तक उनको विशेष सफलता नहीं मिली। परंतु 1757 ईस्वी भारतीय इतिहास का एक लकीर वर्ष, जिसके बाद कहा जा सकता है कि भारत में कंपनी शासन की शुरुआत होती है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि साम्राज्यवाद की काली साया से भारत का जो स्वतंत्र आकाश था वो धीरे धीरे आच्छादित होने लगता है और देखते देखते आगे क्या हो जाता है इसकी चर्चा हम तो विशेष रूप से भारत में राष्ट्रवाद के अंतर्गत करेंगे। लेकिन यहाँ हम आपके बीच में उपस्थित हैं। कंपनी का जो शासन हुआ यानी अंग्रेज़ों का जो शासन हुआ, इसको किस तरीके से बांटकर देखा जा सकता है। अंग्रेज़ों के शासन को समझने के लिए हमें कालांतर कुछ जो वर्ष हैं जिसे हम बिंदु वर्ष कह लें उसको थोड़ा ध्यान में रखना है। 1757, 1773, 1833, 1858, 1947 और 1950। 1757 ईस्वी क्लाइव के द्वारा सिराजुद्दौला की हार होती है प्लासी के मैदान में, और प्लासी के मैदान में क्लाइव की जीत सिराजुद्दौला की हार के साथ ही भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व शुरू हो जाता है। इससे पहले समझेंगे, भारत में कंपनी ने अपने व्यापार को संचालित करने के लिए 3 स्थानों पर, बंगाल में, मद्रास में और मुंबई में, तीनों स्थान पर अपने सेंटर को नियंत्रित करने के लिए प्रेसिडेंसी बनाई थी, जिसे क्रमशः बंगाल प्रेसिडेंसी, मुंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी के नाम से जानते थे। सबके अपने अपने गवर्नर थे, लेकिन ये गवर्न करने वाले जो थे वो केवल व्यापार को कंट्रोल करते थे। परंतु 1757 ईस्वी के बाद वो पॉलिटिकली कंट्रोल करने लगते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं भारत में जब कंपनी शासन की शुरुआत होगी तो पहला 1757 से 1774 ईस्वी तक बंगाल के गवर्नर, उसके बाद 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर का नाम अब कहा गया बंगाल का गवर्नर जनरल, अर्थात तो तीनों गवर्नर के हेड हो गए, गवर्नर जनरल हो गए। बंगाल के गवर्नर, मद्रास के गवर्नर और मुंबई के गवर्नर यानी बॉम्बे के प्रेसिडेंसी के गवर्नर, तीनों गवर्नर का चीफ गवर्नर हो गया बंगाल का गवर्नर जनरल 73 के रेगुलेटिंग एक्ट के साथ 74 से। तो पहला खंड 1757 से 1774 का, दूसरा खंड 1774 से 1833 ईस्वी। 1833 ईस्वी में फिर से एक बार अधिनियम आता है ब्रिटिश संसद से बनकर के, और तब क्या होता है, बंगाल के गवर्नर को जाना जाने लगा, बंगाल के गवर्नर को जाना जाने लगा भारत के गवर्नर जनरल से। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल हो गया। फिर 1857 ईस्वी की क्रांति होती है, 1857 का सैनिक विद्रोह होता है और उसके बाद भारत की सत्ता सीधा ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला जाता है और गवर्नर जनरल जो हैं उनको अब वायसराय के नाम से जाना जाता है। तो उसके बाद आ जाता है भारत का गवर्नर जनरल नहीं बल्कि भारत का वायसराय। अब एक खंड और देख ले, 1947 से के भारत आजाद होने के बाद 1950 ईस्वी तक, जब तक भारत का संविधान बनकर तैयार नहीं हुआ तब तक स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल या स्वतंत्र भारत के वायसराय कह लें, गवर्नर जनरल कहते हैं उनको विशेष रूप से। तो इस तरीके से अब हम बारी बारी से नज़र डालते हैं। पहले नज़र डालते हैं बंगाल के गवर्नर पर, कौन कौन से गवर्नर आए। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम क्लाइव का आता है, क्योंकि क्लाइव से पहले गवर्नर जो भी थे बंगाल के कंपनी के गवर्नर थे, उनको बंगाल का गवर्नर
न समझकर ईस्ट इंडिया कंपनी का ही गवर्नर कहा जाता था और क्लाइव पहला व्यक्ति बना जो गवर्नर बना बंगाल का 1757 से 1760। गौरतलब हो इनके समय में क्या क्या हुआ, इसके साथ विशेष रूप से हम चर्चा करेंगे। और क्लाइव 2 बार गवर्नर बनता है बंगाल का। क्लाइव के बाद हॉलवेल 1760 में अस्थानापन था, अर्थात यह खानापूर्ति के लिए आया था, जगह जो खाली हुआ था क्लाइव के बाद और वेंसीटाट के बीच में। हॉलवेल वह व्यक्ति है जिसने ब्लैक होल की घटना का उद्भेदन किया था और ब्लैक होल की घटना को समझा जाता है एक कारण पलासी की लड़ाई का, तो उसकी चर्चा भी हम बाद में करेंगे। हॉलवेल के बाद वेंसीटाट आते हैं 1760 से 1765 में, फिर क्लाइव दूसरी बार 1765 से 1767 में आते हैं। वेरेलस्ट 1767 से 69 तक रहते हैं। कर्टियर 1769 से 1772 तक रहते हैं। वारेन हेस्टिंग्स के समय उनकी शुरुआत 1772 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर बनते हैं और उनके समय में ही 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट आता है जिसके तहत कई परिवर्तन भारत में हुए थे, कई निर्माण के कार्य भी हुए थे। उनमें से कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना हुई थी। लेकिन 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो परिवर्तन हुआ उनमें से यह था कि अब बंगाल का गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। तो ध्यान में रखना है, निर्णायक बिंदु पर है, कौन है? वारेन हेस्टिंग्स। ये निर्णायक बिंदु पर हैं। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के अंतिम गवर्नर और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल होते हैं। तो अपने काल को उन्होंने 2 खंडों में किया, एक बंगाल के गवर्नर के रूप में 1772 से 74 और 1774 से 85 ईस्वी तक 11 साल जो उनका शासनकाल रहा वो रहा बंगाल के गवर्नर जनरल पर। ध्यान में रखना है कि भारत में अगर बात किया जाएगा तो 72 से 85 13 वर्षों में शुरुआत के जो 2 वर्ष थे वो बंगाल के गवर्नर पर और बाद के। तो ध्यान में रखना है, अगर हमसे ये पूछा जाए बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स के बाद मैकफर्सन आते हैं 85 से 86 में, कॉर्नवालिस 1786 से 93 में, जॉन सोर 1793 से 98 में, सर एक क्लार्क अस्थानापन है, जॉन सोर के बाद अस्थानापन आते हैं क्लार्क साहब 98 में, वेलेजली 98 से 1805 और कॉर्नवालिस को फिर से एक बार ये कॉर्नवालिस देख रहे हैं 1805 ईस्वी में आना होता है, विशेष नहीं है। ये कॉर्नवालिस और कॉर्नवालिस दोनों भिन्न हैं। जॉर्ज वार्लो अस्थानापन रहे 1805 से 7 में, 2 साल रहा लेकिन अस्थानापन रहे हो। ध्यान में रखना है, वो नियमित रूप से नहीं कहे जा सकते हैं। उसके बाद आते हैं मिंटो, अर्ल ऑफ मिंटो या मिंटो प्रथम के नाम से भी ये जाने जाते हैं, लेकिन इनको अर्ल ऑफ मिंटो कहते। 1807 से 13 ईस्वी तक इनका शासनकाल था, यानी बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में। इस तरीके से हेस्टिंग्स आते हैं 1813 से 23 उनका कर रहता है। एडम्स अस्थानापन है 1823 में। एमहर्स्ट उसके बाद आते हैं 1823 से 28 में रहते हैं। विलियम वाटरवर्थ बेली ये भी अस्थानापन है 1828 ईस्वी में। अब फिर से एक बार योजक करी पर आते हैं, कौन? विलियम बेंटिक। देखिए विलियम बेंटिक 1828 से आते हैं और इनके शासनकाल में ही 1833 ईस्वी का अधिनियम आता है और उस अधिनियम के तहत क्या होता है, बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम चेंज कर दिया जाता है और अब उनको कहा जाता है भारत का गवर्नर जनरल। केवल नाम ही चेंज नहीं होते होंगे, बहुत सारे अधिकार हैं, कार्य हैं, ये भी परिवर्तित हुए। इसकी विस्तार से चर्चा हम बारी बारी से करेंगे, लेकिन अभी हम देखते हैं उनके शासनकाल का। तो अब अगर हमसे यह जाना जाए बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, जिसे कई कार्यों के लिए भारत के इतिहास में जगह दिया गया है, जैसे अब वो ठगी प्रथा का अंत हो, सती प्रथा का अंत हो, बलि प्रथा का अंत हो, इन तमाम तरह के सुधार कार्य के लिए इनको जाना जाता है। विलियम बेंटिक के समय में ही राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चलाया था और सती प्रथा के विरुद्ध जो राजा राम मोहन राय ने अभियान चलाया उसको कानूनन रूप से सपोर्ट किया था विलियम बेंटिक ने। और विलियम बेंटिक को देखते हैं योजक करी पर हैं, कहाँ पर? बंगाल के गवर्नर जनरल और भारत के गवर्नर जनरल के बीच में है। यहाँ से वो यानी कि उनका जो शासनकाल है वो भी 2 खंडों में है। पहले 5 साल बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में और बाद के जो 2 साल हैं वह उन्होंने भारत का गवर्नर जनरल के रूप में, यानी अंतिम 2 साल रहते हैं भारत के गवर्नर जनरल के रूप में। मैटकॉफ आते हैं अस्थानापन 35 से 36 में
उसके बाद ऑकलैंड आते हैं 36 से 42, ध्यान में रखते हैं ऑकलैंड 36 से 42 हैं, एलनबरो 42 से 44 हैं, विलियम विल्बर फोर्सबर्ड ये 1 साल के लिए आते हैं, ज़्यादा दिन इनका रहना नहीं होता है, लगभग साल भी नहीं रह पाते हैं। उसके बाद आते हैं हार्डिंग 1844 से 48, डलहौजी 48 से 56 रहते हैं। डलहौजी कहा जाता है भारत में जो भी कंपनी के या ब्रिटिश से आए, चाहे वो बंगाल के गवर्नर में हो, बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में हो, भारत के गवर्नर जनरल के रूप में हो, सबसे साम्राज्यवादी सोच का व्यक्ति डलहौजी था, जिसने कई तरह के कार्य किए। भारत में रेल, डाक, तार सेवाओं को शुरू करने के पीछे उसका उद्देश्य जो था वह था भारत में अंग्रेजी शासन को मजबूत करना, विस्तारित करना। खैर जो भी हो, जब वो चले गए तो भारत में तो रेल और या उनके द्वारा जो किए गए सुधार कार्य थे वो उसका लाभ भारत में कालांतर में स्वतंत्र भारत ने भी उठाया। और उसके बाद कैनिंग, इनके समय में कैनिंग फिर से एक बार बीच की कड़ी में आते हैं। कैनिंग कनेक्शन वाले हैं, नाम भी कैनिंग है, कनेक्ट करते हैं। और इनके समय में ही 1857 ईस्वी की ऐतिहासिक क्रांति होती है। क्रांति के बाद 1858 ईस्वी का एक्ट आता है, अधिनियम आता है, और कंपनी शासन, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत से खत्म हो जाता है। और कंपनी शासन खत्म होने के बाद क्राउन का शासन शुरू होता है। डबल सी ध्यान में रखेंगे, सी एक खत्म, एक सी शुरू। सी कंपनी खत्म, सी क्राउन शुरू, ब्रिटिश सम्राट का शासन शुरू हो जाता है और गवर्नर जनरल वायसराय कहलाने लगता है। वह क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव है, सम्राट का प्रतिनिधि है। कैनिंग प्रथम प्रतिनिधि बनते हैं और गवर्नर जनरल के रूप में उनका काल खत्म होकर के वायसराय के रूप में शुरुआत होता है। वायसराय के रूप में कैनिंग का जो काल रहा 1858 से 1862 ईस्वी तक रहा। तो ध्यान में रखना है हमसे, अगर यह पूछा जाए कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, कैनिंग। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो कैनिंग। अब कैनिंग के बाद एल्गिन प्रथम है, 1862 से 63 तक रहे हैं। नेपियर रहे हैं, 1863 में अस्थानापन्न है। विलियम टी डेनिसन 1863 में अस्थानापन्न ही, 63 में 2 आए, दोनों अस्थानापन्न थे। रेगुलर रूप में आते हैं लॉरेंस 64 से 68 और मेयो 1869 से 72 ईस्वी। बहुत गौरतलब हो कि मेयो ने पहली बार भारत में जनगणना कराने का कार्य शुरू किया था। और इस तरीके से हमने कहा कि प्रत्येक का जो काल रहा है, अभी हम काल देख रहे हैं, उनके काल की चीज़ें, काल में जो घटनाएं घटित हुई है, इसको विस्तार से देखेंगे। हालांकि एक बार यदि काल ध्यान में रहता है और घटना का क्रम ध्यान में हो तो हम कह सकते हैं कि किसके समय में क्या हुआ हो। अब 1871 ईस्वी में जनगणना की शुरुआत की जा गई। अब यहाँ से पता चलता है कि 1869 से 72 ईस्वी में मेयो थे। और अगर हमसे यह पूछा जाए कि मेयो के किस गवर्नर वायसराय के समय में भारत में जनगणना की शुरुआत हुई, तो मेयो। जॉन स्ट्रैची 72 में आए और अस्थानापन्न थे। नॉर्थब्रुक 72 से 76 रहे। लीटन प्रथम 76 से 80 रहे। इसके बाद थोड़ा सा हम यहाँ से इधर आते हैं, 9 के बाद इधर 10 है। इधर थोड़ा सा बोर्ड की व्यस्तता के कारण, थोड़ा सा इसका जो ऑर्डर है उसको, यानी जो इसका रूप है, थोड़ा इधर आ गया है। एम ऑफ रिपन ये हैं 1880 से 84, 10वें वायसराय हैं। डफरिन ख्याल में होगा, डफरिन 84 से 88 रहते हैं। इनका भी काल काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इनके शासन काल में ही कांग्रेस की स्थापना होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब 28 दिसंबर 1850 ईस्वी को जब कांग्रेस का गठन हुआ तो उस समय डफरिन भारत के वायसराय थे। लैंसडाउन का शासनकाल रहा है 88 से 94 तक, 1888 से 94 तक। एल्गिन द्वितीय 1894 से 99 तक रहे हैं। और उसके बाद कर्जन, कौन नहीं जानता कर्जन को, जनाब 1899 से 1904 तक में। और इसके बाद फिर देखिए 1900 काल को अगर आपसे पूछा जाए कि कर्जन का काल क्या था, तो 1899 से 1905, लेकिन बीच में थोड़ा सा रेस्ट मारे हैं यानी हटे नहीं हैं उनके काम को देखने के लिए।
ध्यान में रखना है, वो जाते नहीं हैं, उनके कार्य को देखने के लिए MP राय थे उन्हीं कुछ दिनों के लिए, और फिर से कर्जन 1904 से 5 अपना टर्म पूरा किया। तो 1899 से 1905 के बीच में वो रहते हैं, बंगाल के भारत के वायसराय रहते हैं, और इनके समय में ही बंगाल का विभाजन होता है। कर्जन ने बंगाल का भर्जन किया था, और कर्जन के बाद आते हैं मिंटो द्वितीय। यहाँ हमने बात किया था अर्ल ऑफ मिंटो को मिंटो प्रथम कहा गया। मिंटो प्रथम जहाँ गवर्नर जनरल थे, वहीं मिंटो द्वितीय 1905 से 1910 ईस्वी तक रहे। 1909 ईस्वी का जो मार्लो मिंटो सुधार आया था, उस समय अपने ये वायसराय थे मिंटो द्वितीय 17वें क्रम के अनुसार देखा जाए तो। उसके बाद आते हैं हम 18वें पर हैं हार्डिंग्स का काल रहा है 1910 से 16 ईस्वी तक। गौरतलब हो ये इनके शासन काल में ही दिल्ली दरबार आयोजित होता है, तीसरा दिल्ली दरबार, और तीसरे दिल्ली दरबार में ही राजधानी परिवर्तित हो जाती है। कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया जाता है राजधानी को, और साथ साथ वही वो वर्ष था जिसमें कि हम अलग अस्तित्व बिहार का भी पाते हैं, और बिहार बंगाल से अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से हार्डिंग्स का काल भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। चेम्सफोर्ड 1916-21, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो 19 ईस्वी का आया था, उनके समय में ही हुआ था। और एक और बात ध्यान में रखना है, जिस समय जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, गवर्नर जनरल उस समय वायसराय चेम्सफोर्ड थे। देखिए एक बात और ध्यान में रखना है, 1858 के बाद वायसराय पद तो आ गया था, लेकिन गवर्नर जनरल इतना प्रचलित था कि अभी भी हम इतिहास के बुक में बहुतों स्थान पर देखेंगे तो वायसराय कम गवर्नर जनरल भी लिखा रहता है, यानी दोनों लिखे रहते हैं। तो आप चलेगा इस तरीके का, ये नहीं सोचना है कि वो वायसराय ही है। चेम्सफोर्ड के बाद रीडिंग आते हैं 1921 से 25 ईस्वी, और उसके बाद लीटन द्वितीय स्थानापन्न। फिर इरविन साहब आते हैं 1926 से 31 ईस्वी। इनका काल भी काफ़ी विवाद वाला भी रहा और काफ़ी निर्माण वाला भी रहा। निर्माण के सिलसिले में जब हम बात करेंगे तो भारत का जो वर्तमान संसद भवन से लेकर के राष्ट्रपति भवन तक रहा है, इसका श्रेय इनको जाता है। और उसके अलावे विवाद की बात अगर की जाएगी तो गांधी इरविन समझौता, फिर उसके बाद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के प्रति इनके दृष्टिकोण, फांसी भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को, और इन तरह से इनके जो काल थे वो विवाद से भरे रहे हैं। चर्चा जब उनकी स्पेशली हम काल में आएंगे तब। विलिंगडन 1931 से 34 ईस्वी रहे। एस्टेनले 1934 ईस्वी में रहे। लिंथगो 1934 से 37 रहते हैं। वेरेन ब्रेबर्न 1938 स्थानापन्न आते हैं ब्रेबर्न। और उसके बाद हम यहाँ से देखते हैं 27वें नंबर पर हैं लिंथगो 1938 से 43, बेबल 1943 से 47 और माउंटबेटन 1947 में आते हैं। और इनके समय में ही भारत को स्वतंत्रता मिलती है। इसके बाद यह भारत के गवर्नर जनरल आज़ादी के बाद भी रहते हैं 1950 ईस्वी 1948 ईस्वी तक रहते हैं, जब तक कि भारत ने अपना भारतीय गवर्नर जनरल नहीं बनाया। 1948 से 50 रहते हैं। फिर भारत का जब संविधान आता है तो भारत के संविधान ने इस पद को खत्म कर दिया और 1948 से 1950 ईस्वी तक भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी रहते हैं। एक नज़र आप पूरे अगर डालेंगे तो फिर देखिए यहाँ पर 7 हैं और इसमें 14 हैं। 14, 7, 21, इसमें 8 हैं। 29, इसमें 29 हैं। 58 है तो आप, और यहाँ 2 हैं 60। लेकिन 60 को अगर आप देखेंगे तो 4 जगह कनेक्शन है। कहाँ कहाँ कनेक्शन है? यहाँ कनेक्शन है, पहला कनेक्शन तो 2 एक बार, दूसरा कनेक्शन यहाँ है, तीसरा कनेक्शन कर्जन का, कैनिंग का इनके यहाँ है, और चौथा कनेक्शन माउंटबेटन का यहाँ है। तो 60 में से 4 को आप माइनस कर दें। 56, अगर 1757 से 1950 ईस्वी तक बात की जाए तो 56 व्यक्ति क्रम के अनुसार 56 रहे। इसमें से एक आध ऐसे हैं जो 2 बार आते हैं, जैसे क्लाइव 2 बार आते हैं, कर्जन को आपने 2 बार देखा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो व्यक्ति के अनुसार लगभग 53 या 54 और क्रम के अनुसार 56 और टोटल काउंट कर लें 1, 2, 3, 4, 5 होकर के इस तरीके से। तो 1757 से लेकर के 1950 ईस्वी तक 60 व्यक्ति प्रशासक के रूप में आते हैं और अलग अलग नामों से प्रशासन करते हैं। हमें इस बात का ध्यान में रखना है। इसका जैसा हमने जिक्र किया 1757 ईस्वी पलासी का युद्ध, और इस पलासी के युद्ध में
क्लाइव की जीत, सिराजुद्दौला की हार, कंपनी शासन की शुरुआत, क्लाइव का बंगाल का गवर्नर बनना, और उसके बाद 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद 1833 ईस्वी का एक्ट, 1858 ईस्वी का एक्ट, 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम, 1950, यानी ये छोर बिंदु सब हैं जहाँ से पद बदले हैं। पहला क्लाइव, उसके बाद 73 देख लेना है वारेन हेस्टिंग्स, फिर 1833 विलियम बेंटिक, 1858 कैनिंग, 1947 माउंटबेटन, और यहाँ सी राजगोपालाचारी। क्लाइव से कहानी शुरू होगी 1757 से 73, 33, 58, 47, 50, और इस दौरान हमको देखना है क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक, कैनिंग, माउंटबेटन, CR चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये सी क्लाइव, यानी पहले क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स अंतिम, पहले अंतिम इधर से यानी यहाँ तक कहलाएगा बंगाल का गवर्नर, तो अंतिम बंगाल का गवर्नर और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। विलियम बेंटिक बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम वायसराय। माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश भारत के यानी अंतिम वायसराय। ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल। ये कहानी थी। इसके बारे हम विशेष रूप से अलग अलग करके सबके बारे में ध्यान से विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद।